हेलो स्टूडेंट्स, हरदा डिग्री कॉलेज की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डेटा फ्रेम स्टार्ट करेंगे। पिछले कुछ वीडियो में हम पाइथन पांडास के डेटा स्ट्रक्चर देख रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि दो प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। सीरीज को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है डेटा फ्रेम, जो हम स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं डेटा फ्रेम होता क्या है। बात करें डेटा फ्रेम की, तो ये एक 2D स्ट्रक्चर होता है। 2D लेबल डेटा स्ट्रक्चर होता है। 2D लेबल डेटा स्ट्रक्चर का मतलब कि इसमें रो और कॉलम दोनों होंगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया, इसे आप टेबल के तौर पे या किसी एक मैट्रिक्स के तौर पे समझ सकते हैं, जिसमें ये आड़ी लाइंस होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस, और खड़ी लाइन होंगी, वर्टिकल लाइंस। ये जो आड़ी लाइन होती हैं ये हमारी रोज होती हैं, और ये जो वर्टिकल लाइंस होती है इनको हम कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो डेटा फ्रेम होता है हमारा, वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। 2D स्ट्रक्चर होता है ना। जैसे इसमें लिखा हुआ है 2D लेबल्ड डेटा स्ट्रक्चर। तो 2D मतलब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। यहाँ 2 डायमेंशन होता है, रो होता है और कॉलम होता है। अब लेबल्ड का मतलब क्या है? लेबल्ड का मतलब यह है कि ये जो रोज और कॉलम्स होंगे उनकी नंबरिंग की गई होगी। जैसे ये एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं, ये एक प्रकार से हमारा टेबल है, इसमें ये रो है और ये कॉलम्स है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉलम के ऊपर हमने लेबलिंग करी है, और यहाँ पे रो की भी लेबलिंग की है। लेबलिंग बोले या नंबरिंग बोले, जब नंबर्स का यूज़ करेंगे तो हम नंबरिंग बोलेंगे, और जब किसी स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे तो हम लेबलिंग बोलेंगे। जैसे ये कॉलम है नेम्स, ये कॉलम है मार्क्स, ये रो है 0 इंडेक्स पे, ये रो है 1 इंडेक्स पे। तो इसी को हम बोलते हैं लेबलिंग करना। तो जो हमारा डेटा फ्रेम होता है, इसके लिए हमको 2 इम्पॉर्टेंट बातें ध्यान होनी चाहिए। एक तो ये 2D होता है, प्लस ये लेबल्ड होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कॉलम्स कैन हैव सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। यहाँ बात हो रही है अलग अलग कॉलम्स की। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये इस एक कॉलम में अगर हमने स्ट्रिंग रखा है तो बाकी कॉलम्स में भी स्ट्रिंग होगा। इस कॉलम में स्ट्रिंग है, इसमें इंटीजर स्टोर है। तो ऐसा हो सकता है डेटा फ्रेम में कि एक कॉलम में यदि आपने स्ट्रिंग स्टोर किया है तो किसी दूसरे में आप इंटीजर स्टोर कर ले, अगले में फ्लोट स्टोर कर ले। ठीक है, अगला ये होता है वैल्यू म्यूटेबल होता है। वैल्यू म्यूटेबल का मतलब ये है कि एक बार आपने जो वैल्यू डाल दी उसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि राम के मार्क्स 90 थे और वो 98 इनपुट हो गए, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। वैल्यू म्यूटेबल होता है। साथ में ही ये साइज म्यूटेबल भी होता है। साइज म्यूटेबल का मतलब कि जैसे मैंने अभी इसको इनिशियली जब बनाया था तब मेरे पास 2 कॉलम थी। अब मान लीजिए मेरे को फ़ोन नंबर का एक कॉलम और ऐड करना है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। फ़ोन नंबर का कॉलम ऐड करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक कॉलम और बढ़ जाएगा। एक कॉलम और बढ़ जाएगा मतलब कि उसका साइज़ चेंज हो जाएगा, तो वो भी हम कर सकते हैं। साइज़ म्यूटेबल होता है। अभी हमने बोला था कि इसकी जो नंबरिंग होती है या लेबलिंग होती है, तो उसके लिए हमारे पास 2 इंडाइसेस होते हैं, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स। रो इंडेक्स को हम जनरली सिंपल इंडेक्स बोलते हैं, और जो हमारे कॉलम इंडेक्स होते हैं उनको हम कॉलम नेम नाम से बुलाते हैं। या इसको हम, जो रो इंडेक्स होता है उसको एक्सिस 0, और जो कॉलम इंडेक्स होता है उसको हम एक्सिस 1 भी बोलते हैं। ठीक है, अब कोई भी एक एलिमेंट जो होता है यहाँ पर, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके रो नंबर और कॉलम नंबर से। ठीक है, मतलब कोई भी एक एलिमेंट जो होगा उसको उसके रो नंबर और उसके कॉलम नंबर के कॉम्बिनेशन से हम पहचानेंगे। ठीक है, इसको आगे हम देखेंगे अभी जो प्रैक्टिकल करेंगे। इट कैन हैव मिसिंग वैल्यूज ऑल्सो, मतलब कि जैसे हो सकता है कि मैंने यहाँ पर अभी जैसे बोला कि मैं यहाँ पर एक कॉलम और ऐड करता हूँ, है ना। सपोज करिए मैंने मोबाइल नंबर का कॉलम ऐड किया। अब मेरे को राम का मोबाइल नंबर पता है लेकिन श्याम का नहीं पता, है ना, तो ये मिसिंग वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर मिसिंग वैल्यूज हो सकती है। मतलब ऐसा हो सकता है कि हमको किसी एक पर्टिकुलर कॉलम या रो के लिए कोई वैल्यू हमको नहीं पता हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि
हम डेटा फ्रेम को बनाते किस तरह से हैं, ठीक है। अगर मेरे को डेटा फ्रेम बनाना है प्रैक्टिकली तो मैं कैसे बनाऊंगा, बहुत सारे तरीके हैं उसको बनाने के, इसमें से 3-4 तरीके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला तरीका देखते हैं, फ्रॉम अ 2D डिक्शनरी हैविंग वैल्यूज एज लिस्ट और एनडी अरेज। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक 2D डिक्शनरी होगी, 2D डिक्शनरी मतलब या नेस्टेड डिक्शनरी जिसको हम बोलते हैं उस टाइप की। तो 2D डिक्शनरी होगी जिसके वैल्यू में एक और कोई लिस्ट होगी। अब देखिए इसके लिए आपको डिक्शनरी का कंसेप्ट पता होना चाहिए। डिक्शनरी के कंसेप्ट को मैंने पिछले कुछ वीडियो में भी बताया है और हमारी चैनल पे आपको डिक्शनरी के लिए अलग से वीडियो मिल जाएगा पाइथन की सीरीज़ में, तो आप वहाँ से उसको देख लें। देखिए डिक्शनरी, ये एक डिक्शनरी बनाई है मैंने DICT नाम से, ये उसकी की है और ये उसकी वैल्यू है, ये उसकी की है और ये उसकी वैल्यू है। डिक्शनरी क्या होता है, की और वैल्यू का पेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो डेटा फ्रेम बना रहे हैं उसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि हमको ऐसी डिक्शनरी हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें वैल्यू में एक और कोई लिस्ट हो। ये आप देख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट बनी हुई है और लिस्ट के आइटम से राम श्याम, ये एक और जब मार्क्स नाम का हमारा की देखा हमने तो उसके वैल्यू में भी हमको एक लिस्ट स्टोर हुई दिख रही है जिसमें 98 और 95 उसके एलिमेंट्स हैं। तो हमको एक ऐसी 2D डिक्शनरी का यूज़ करना है जिसके वैल्यू के रूप में कोई लिस्ट हो। तो देखिए क्या करना है हमको, एक बार हम उसके प्रोग्राम को समझ लेते हैं, है ना। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, पांडास को इंपोर्ट किया। पांडास को इंपोर्ट करने के बाद मैंने एक डिक्शनरी बनाई है ना। तो सबसे पहले मैंने लिखा इंपोर्ट पांडास एस PD। ये क्यों लिखते हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक डिक्शनरी बनाई। अब डिक्शनरी यहीं देख लेते हैं हम, ये डिक्शनरी बनाई है मैंने DICT नाम से, ठीक है। इसमें की, ये पहली की है और ये उसकी वैल्यू है और उसकी वैल्यू में है क्या, एक लिस्ट है ना। ये हमारी दूसरी की है और ये उसकी वैल्यू है। ये जो दूसरी की है उसकी भी वैल्यू के रूप में क्या है, एक लिस्ट है, ठीक है। अब हम बनाएंगे कैसे डेटा फ्रेम, ये स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। तो मैंने क्या किया, PD डॉट डेटा फ्रेम और इसके आर्ग्यूमेंट के रूप में हम क्या करेंगे, वो डिक्शनरी का नाम दे देंगे जिससे हमको डेटा फ्रेम बनाना है। यहाँ पे किससे मेरे को डेटा फ्रेम बनाना है, DICT से। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, DICT, और इसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करेंगे। मतलब ये फंक्शन जो हमको डेटा फ्रेम रिटर्न करेगा उसको हम DF नाम के ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे बहुत जो हमको पता होनी चाहिए, ये जो मैंने डेटा फ्रेम लिखा है इसमें ये जो D है और ये जो F है ये दोनों क्या होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए। अगर आपने कैपिटल नहीं लिखा तो ये नहीं चलेगा, एरर आ जाएगी, ठीक है। और डेटा फ्रेम में बीच में स्पेस भी नहीं होना चाहिए। डेटा फ्रेम एक सिंगल वर्ड की तरह हमको यूज़ करना है और जो D है और F है उसको हमको कैपिटल में लिखना है। जो हमने सीरीज़ की बात करी थी तब मैंने आपको बताया था सीरीज़ के लिए जो हम सीरीज़ फंक्शन का यूज़ करते हैं उसमें S कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पे डेटा फ्रेम में D और F कैपिटल होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये डेटा फ्रेम बन गया हमारा, उसको मैंने प्रिंट कर दिया। तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो कुछ इस तरह का आउटपुट आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए अब इसमें हुआ क्या है, इसमें जो आपकी कीज थी, है ना, ये पहली की थी आपकी K1 और ये जो दूसरी की थी K2। तो जो कीज है वो कॉलम नेम का काम करेंगी, ठीक है। जो कीज थे यहाँ पे नेम्स और मार्क्स वो कॉलम नेम का काम करेंगी और उस कीज की जो वैल्यू थी वो उस कॉलम के लिए वैल्यू का काम करेगी। मतलब ये K1 और V1 से मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था। तो ये पहली कॉलम है हमारी K1, पहला कॉलम नेम है हमारा K1 या नेम्स, और उसकी यहाँ पे जितनी वैल्यू थी वो क्या होंगी, उसकी उस कॉलम की सारी वैल्यू होंगी, जैसे राम और श्याम। उसी तरह से हमारी दूसरी की थी, ये K2 से मैं जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मार्क्स को, है ना। तो ये दूसरी कॉलम नेम हो गया हमारा मार्क्स
और उसकी जो वैल्यूज़ है वो क्या होंगी, उस कॉलम की वैल्यूज़ होंगी। यहाँ पे मैंने इंडेक्स नहीं दिया है, सॉरी यहाँ पे मैंने रो का इंडेक्स नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 और 1 यूज होगा। ये क्या है, ये डिफॉल्ट इंडेक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉइंट लिखे जो मैंने बोला, जो की है वो हमारी कॉलम होगी और जो वैल्यूज़ है जो कि लिस्ट के रूप में है वो क्या होंगी, उस कॉलम की वैल्यू होंगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। एक बात यहाँ पे आखिर में एक बार फिर से बोल देता हूँ, यहाँ पे मैंने रो के इंडेक्स नहीं दिए हैं, तो जब मैं रो के इंडेक्स नहीं दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 और 1 यूज़ होगा। अब जैसे मेरे को अपनी तरफ से रो के इंडेक्स देना है तो मैं क्या करूँगा वो देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं खुद के रो इंडेक्स देना चाहता हूँ, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ तक तो सेम है, मैंने पांडास को इंपोर्ट कर लिया, डिक्शनरी बना ली सेम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 2 लाइन में चेंज होगा। मेरे को कुछ इस तरह से इंडेक्स चाहिए, आउटपुट देख लेते हैं तो आइडिया क्लियर हो जाएगा। अभी 0 1 आ रहा था, मेरे को यहाँ पे रोमन लेटर्स में 1 और 2 चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूँगा, एक और लिस्ट बना दूंगा। तो उस लिस्ट में क्या है, सारे जो रो इंडेक्स है या रो इंडाइसेस है उनकी वैल्यूज स्टोर है ना। तो मैंने एक लिस्ट बना दी नम, और उसमें जो जो मेरे को इंडाइसेस चाहिए वो लिख दिए। अभी मेरी 2 रो है इसलिए मैंने 2 वैल्यू दिए, है ना, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए जब मैंने यहाँ पे अभी डिक्शनरी बनाई थी तो मैंने क्या लिखा था, pd डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पे क्या किया था, डिक्शनरी का नाम दिया था, है ना। अब मेरे को क्या करना है, जब मेरे को खुद का इंडेक्स चाहिए तो मैं लिखूंगा इंडेक्स इक्वल टू जिस लिस्ट के अंदर मैंने इंडेक्स की वैल्यूज स्टोर की है, या इंडेक्स वाली जो लिस्ट है उसका नाम दे दूंगा मैं इंडेक्स इक्वल टू नम, और फिर इसको क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दूंगा df, और फिर उसको प्रिंट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब चीज़ सेम है। ये जो मेरी कीज थी वो कॉलम नेम बन जाएंगे, और उनकी जो वैल्यूज़ थी वो उस कॉलम की वैल्यू बन जाएगी, प्लस ये जो मैंने यहाँ पे नम नाम की लिस्ट दी है ये इंडेक्स सेट हो जाएगा रो का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब जो काम मैंने अभी किया है, मतलब मेरे को यहाँ पर जो अभी मैंने पिछला एग्जांपल देखा उसमें क्या था, उसमें एक नम नाम की अलग से लिस्ट लेना पड़ा था इंडेक्स के लिए, ठीक है। अब अगर मेरे को ऐसा नहीं करना है, मेरे को ऐसा कुछ करना है कि मेरी डिक्शनरी में ही ऐसा कुछ हो जाए कि मेरे को ये नम नाम की अलग से इंडाइसेस के लिए, रो इंडाइसेस के लिए लिस्ट ना लेना पड़े, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम बनाने का एक और तरीका देखेंगे, सेकेंड तरीका। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, फ्रॉम अ 2D डिक्शनरी, यहाँ पर भी हम 2D डिक्शनरी का ही यूज़ करेंगे, हैविंग वैल्यूज एज डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। मतलब अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था कि हम ऐसी डिक्शनरी देख रहे थे जिसकी वैल्यू में लिस्ट थी। अब हम ऐसी डिक्शनरी देख रहे हैं जिसकी वैल्यू में एक और डिक्शनरी हो। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये डिक्शनरी के फॉर्मेट में कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना। तो ये की है और ये वैल्यू है। इसको मैं जैसे बोलूँ, ये पहली की है मेरी K1, ये दूसरी की है K2। अब जब हम इसकी वैल्यू देखेंगे, इसको मैं V1 और V2 से अगर बोलूँ, तो ये जो पहली वैल्यू है वो भी एक डिक्शनरी है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं की वैल्यू, ये भी क्या है, एक डिक्शनरी है, नेस्टेड डिक्शनरी की तरह है ये, इसलिए हम इसको 2D डिक्शनरी बोल रहे हैं ना। तो की, उसकी वैल्यू की, और उसकी वैल्यू, ठीक है। बाकी डेटा फ्रेम बनाने के लिए अब वही स्टेटमेंट है, बार बार हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। pd डॉट डेटा फ्रेम, और ब्रैकेट में क्या है, डिक्शनरी का नाम दे दिया, उसको df नाम के ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दिया, और फिर हमने उसको प्रिंट कर दिया। तो जब मैं उसको प्रिंट करूँगा तो कुछ इस तरह से आउटपुट मेरे को देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे जो आपकी कीज थी, जैसा अभी था, जो की है वो क्या हो जाएगी, कॉलम का नाम बन जाएगा। उसके बाद, है ना, या मैं इसको ऐसा बोलूँ, जो आउटर की है मेरी, देखिए यहाँ पे आउटर की मतलब मैं किसको बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ ना। तो ये जो मेरी आउटर की है वो क्या बन जाएगी, कॉलम का नाम बन जाएगी। इसके बाद जब हम इसकी वैल्यू में आए, है ना,
तो इसकी वैल्यू में आया तो यहाँ पे भी की वैल्यू है। देखिए नेस्टेड डिक्शनरी है, एक डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी, तो यहाँ पे ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, वैल्यू है। तो जो इनर की है वो क्या करेगी, वो रो इंडाइसेस होगी। एक से ज़्यादा होता है तो हम इंडाइसेस बोलते हैं और सिंगल होता है तो इंडेक्स बोलते हैं ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो इनर की थी रोमन लेटर में आई या 1 और 2, तो वो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा रो इंडेक्स हो गए। और जो बाहरी की थी हमारी, आउटर की थी, वो क्या हो गई, हमारी कॉलम के नाम हो गई। अब जो इनर की वैल्यूज है, वैल्यूज ऑफ इनर की, जो इनर की वैल्यू है वो क्या होंगी, हमारी कॉलम्स की वैल्यू होगी। ये जैसे आप देख सकते हैं, पहली इनर की वैल्यू राम, दूसरी इनर की वैल्यू श्याम, तो यहाँ राम और श्याम आ गया। ऐसे ही जब दूसरी डिक्शनरी में जाते हैं हम या दूसरी की में आते हैं हम यहाँ पे DICT की, और जब इसके नेस्टेड डिक्शनरी में आते हैं तो पहली इनर की वैल्यू 98, दूसरी इनर की वैल्यू 95, तो कुछ इस तरह से हमको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये तरीके का अगर हम यूज़ करेंगे तो हमको अलग से हमारे रो इंडाइसेस स्पेसिफाई नहीं करवाने पड़ेंगे। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें एक केस हो सकता है, इसमें ये केस हो सकता है कि अगर ये जो हमारे इनर कीज हैं अगर ये मैच नहीं करें तो क्या होगा, है ना। तो इसको देखते हैं, अगर हमारे इनर कीज मैच नहीं होंगे तो क्या होगा। देखिए एक और मैंने यहाँ केस लिया है, व्हाट विल हैपन इफ इनर डिक्शनरी, ये जो इनर डिक्शनरी है हमारी, ये जो नेस्टेड डिक्शनरी है, इसके जो कीज है वो नॉन मैचिंग है। जैसे यहाँ पे आप देखते हैं 1 का 1 से मैच हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 है ना। तो देखिए मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे जो आपकी एक्चुअल जो आउटर की है वो तो कॉलम के नाम हो गए। अब जब आप इनर की बात करें तो अब इनर की कितनी है आपके पास, 1 है, 2 है और 3 है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया। अब जब हम इसकी वैल्यू की बात करें तो देखिए जहाँ मैच हो रहा है तो राम का क्या है 98 है, तो ये तो ठीक है। लेकिन श्याम के मार्क्स की बात करें तो श्याम का मार्क्स नहीं है हमारे पास। श्याम का की इनर की 2 है और ये 3 है, तो श्याम का मार्क्स नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, नैन आएगा, है ना। यहाँ कोई नंबर नहीं है, एक नंबर नहीं है, ठीक है। इसी तरह से हम देखें ये जो तीसरा वाला हमारा इनर की है, इसका मार्क्स मालूम है लेकिन इसका नाम नहीं मालूम है हमको, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नैन आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कि अगर हमारी इनर डिक्शनरी है उसमें नॉन मैचिंग कीज हैं तो फिर उस पर्टिकुलर प्लेसेस में या उन प्लेसेस में क्या होगा, नैन आ जाएगा, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, हमारा तीसरे टाइप की तरफ, कि अगर हमको एक और तरीका पढ़ते हैं डिक्शनरी बनाने का। अब तीसरा तरीका है हमारा फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, मतलब यदि आपके पास कुछ डिक्शनरीज की लिस्ट है ना, उनका यूज़ करके आपको एक डेटा फ्रेम बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मेरे पास 2 अलग अलग डिक्शनरीज हैं। पहली डिक्शनरी है हमारे स्टूडेंट 1 नाम से, है ना, ये इसकी की हो गई वैल्यू, की वैल्यू। दूसरी डिक्शनरी हो गई हमारी स्टूडेंट 2 नाम की, ये उसकी की वैल्यू, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 अलग अलग डिक्शनरीज है मेरे पास, इनका यूज़ करके हम क्या करेंगे, एक नया डेटा फ्रेम बनाएंगे। देखिए अब यहाँ ध्यान रखिए, आपकी जो एक डिक्शनरी होना चाहिए वो कहीं ना कहीं एक कॉलम की वैल्यू कंटेन करना चाहिए, है ना। अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो कई हम तरीके तो पढ़ लेंगे, लेकिन दिक्कत ये आएगी कि टेबल जो हमारा डेटा फ्रेम कन्वर्ट होगा तो कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, तो ये हमको क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज़ डेटा फ्रेम में जाके हमारा कॉलम का नाम बनेगा, कौन सी चीज़ रो इंडेक्स बनेगी, कौन सी चीज़ कॉलम के अंदर की वैल्यू बनेगी, तो ये चीज़ हमको क्लियर होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा डिक्शनरीज हैं उनका यूज़ करके हम डेटा फ्रेम कैसे बनाएंगे। तो ये पहली डिक्शनरी हो गई मेरी स्टूडेंट 1, दूसरी डिक्शनरी हो गई स्टूडेंट 2। अब मेरे को क्या करना है, पहले तो आप डिक्शनरी बना लें, मतलब जितनी रो हैं उनके लिए एक एक डिक्शनरी बना लें, ठीक है। और अब ये भी ध्यान रखना है कि उनके जो कीज हैं वो सेम होने चाहिए, है ना, क्योंकि हमको वैल्यू जो है आखिरी में लाके सेम कॉलम नेम के अंदर डालना है। तो यहाँ नेम
मार्क्स, नेम, मार्क्स ही होना चाहिए। वैल्यू बदल सकती है, वैल्यू तो डेफिनेटली बदलेगी, लेकिन जो की है वो सेम रहना चाहिए, है ना। तो ये एग्जाम्पल में 2 डिक्शनरी बनाई मैंने। अब मैंने क्या किया, इनकी जितनी भी मेरे पास डिक्शनरी होंगी उनकी एक लिस्ट बना ली, है ना। उसको मैंने नाम दे दिया लिस्ट 1, और उसके अंदर क्या किया, जितनी भी मेरी डिक्शनरी है, यहाँ पे 2 डिक्शनरी है, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, इनको लिख लिया मैंने। मतलब मेरे पास अब डिक्शनरीज का एक कलेक्शन हो गया लिस्ट के फॉर्म में, जिसको मैंने नाम दिया लिस्ट 1। अब डेटा फ्रेम बनाना है तो क्या करेंगे, वही pd डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पे लिस्ट का नाम दे देंगे। ठीक है, बन गया हमारा डेटा फ्रेम। उसको हमने df नाम के ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दिया, उसको हम df नाम के ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करेंगे और फिर उसको प्रिंट कर दिया। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो कुछ इस तरह का आउटपुट हमको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो डिक्शनरी का नाम है वो कोई आउटपुट में हमको नहीं दिखेगी, है ना। हमको क्या दिखेगा, हमको यहाँ पे जो कॉलम है, जो हमारी डिक्शनरी है उसका उसके जो कीज है ना, वो क्या होंगे, हमारे कॉलम नेम्स होंगे, और उनकी जो वैल्यू है वो उस पर्टिकुलर कॉलम में उसकी वैल्यू होगी। जैसे पहला वाला की है नेम, तो ये कॉलम हो गया हमारा, है ना, इसकी वैल्यू हो गई राम। फिर दूसरा वाला जो की है हमारा मार्क्स, उसकी वैल्यू हो गई 98। ऐसे ही दूसरी डिक्शनरी में देखें तो ये नेम हो गया, इसकी वैल्यू हो गई श्याम। ये मार्क्स हो गया, उसकी वैल्यू हो गई 95। मतलब जो हमारी कीज है वो क्या होंगी, कॉलम नेम्स होंगी, और उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, उस कॉलम के लिए वैल्यू होगी। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो की और वैल्यूज़, ये जो कीज़ है वो सेम होने चाहिए सारी डिक्शनरी में ना। वैल्यूज़ तो डिफरेंट हो सकती है, की जो है वो हमारी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब बात वही है जो अभी हमने बात करी थी, जो कि अगर हमको हमारे इंडाइसेस चाहिए तो हम क्या करेंगे। इसमें देखिए अभी जो हमने डिक्शनरी बनाई थी इसमें क्या था, इसमें जो 0 और 1 इंडेक्स यूज़ हो रहे थे रो इंडेक्स के लिए, है ना। अभी हमने देखा था कि जो रो है उसके हमने इंडेक्स प्रोवाइड नहीं करे थे, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या थे, इंडेक्स 0 1 थे। लेकिन अगर हमको इसमें भी हमारी तरफ से रो के इंडेक्स डालना है तो हम कैसे डालेंगे, तो वही काम किया है हमने जो अभी तक पहले मैंने आपको शुरू में अभी बताया था, है ना। पहली डिक्शनरी बना ली, दूसरी डिक्शनरी बना ली, उसकी लिस्ट बना ली। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इंडाइसेस के लिए एक और लिस्ट बना ली नम नाम से, है ना। और जितने भी इंडाइसेस रखना है वो इसमें रख दिए, और वही पुराना तरीका pd डॉट डेटा फ्रेम, लिस्ट का नाम बता दो जिससे डिक्शनरी बनाना है, और उस लिस्ट का नाम बता दो इंडेक्स इक्वल टू लिख के जहाँ से आप इंडेक्स प्रोवाइड कर रहे हो, और फिर df में स्टोर कर दिया। df को जब मैंने प्रिंट किया तो देखिए यहाँ पे जो आउटपुट आएगा ये 0 1 लिखा है, पुराना आउटपुट कॉपी हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, इस तरह से रोमन लेटर्स दिखेंगे। ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं है, बाकी पूरा वैसा का वैसा ही है ना। पूरी डिक्शनरी वैसी की वैसी दिखेगी आपको, बस यहाँ पे जो इंडाइसेस है आपके, उसमें पहली रो का इंडाइसेस ये वाला दिखेगा और दूसरी वाली का ये दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप है हमारा फ्रॉम अ 2D डिक्शनरी विथ वैल्यूज एज सीरीज ऑब्जेक्ट। मतलब अब यहाँ पे जो हमने हमारा पहला डेटा स्ट्रक्चर देखा था सीरीज, वो भी रिपीट होगा। अब मेरे को क्या करना है, 2D डिक्शनरी तो बनाना है, लेकिन ऐसी डिक्शनरी बनाना है जिसकी वैल्यू में क्या हो, कोई सीरीज हो। मतलब यहाँ पे मेरे को सीरीज भी बनाना पड़ेगा, और फिर वो सीरीज बना के मैं क्या करूँगा, एक 2D डिक्शनरी बनाऊँगा, है ना। तो हमको सीरीज भी बनाते आना चाहिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे। मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 सीरीज बनाई है। पहले तो पांडास को इंपोर्ट कर लिया मैंने। अब मैंने यहाँ पे 2 सीरीज बना रहा हूँ मैं, एक स्टूडेंट नाम की और एक रिजल्ट नाम की। ठीक है, सीरीज कैसे बनाते हैं, तो वही pd डॉट सीरीज फंक्शन का यूज़ करेंगे, और सीरीज का S कैपिटल होना चाहिए, है ना। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नाम की एक सीरीज बनाई है ना, pd डॉट सीरीज, और उस सीरीज के अंदर एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी जिसके अंदर क्या है, स्टूडेंट के नाम है राम और श्याम। उसी तरह से मैंने एक और सीरीज बनाई है रिजल्ट नाम से, और उसके अंदर क्या है, जो स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स हैं, है ना।
तो एक सीरीज़ हो गई हमारी जिसके अंदर स्टूडेंट के नाम है, और एक सीरीज़ हो गई जिसके अंदर उनके मार्क्स स्टोर है। तो ये 2 सीरीज़ मैंने बना के तैयार कर ली है ना। अब मेरे को क्या करना है, 2D डिक्शनरी बनाना है, तो मैंने यहाँ पे DICT1 नाम से बनाई है। अब मैं क्या करूँगा, ये तो हो गई की, और इसकी जो वैल्यू है ना, ये पहली की हो गई K1, ये दूसरी की हो गई K2। इसकी जो वैल्यू है इसके रूप में मैं क्या कर रहा हूँ, सीरीज़ का नाम दे रहा हूँ। सीरीज़ मतलब जैसे मेरी ये पहली सीरीज़ हो गई स्टूडेंट नाम की, तो ये मेरी वैल्यू 1 हो गई, और ये दूसरी वैल्यू हो गई दूसरी वाली सीरीज़। तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने वैल्यू के रूप में क्या किया है, सीरीज़ प्रोवाइड करी है ना। नेम के अंदर स्टूडेंट वाली, मार्क्स के अंदर रिजल्ट वाली। और फिर आगे वही काम करेंगे, pd.data_frame, और यहाँ पे हमने डिक्शनरी का नाम प्रोवाइड कर दिया DICT1। डिक्शनरी बन जाएगी, रिटर्न हो जाएगी DF के अंदर स्टोर हो जाएगी, और फिर उस DF को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो जब मैं प्रिंट करूँगा तो आउटपुट में क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। आउटपुट किस तरह से दिखेगा हमारा, तो देखिए ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। आउटपुट किस तरह से दिखेगा, तो यहाँ पे जो मैंने कीज़ दी थी है ना, K1 और K2, तो वही जैसे अभी तक हम पढ़ते आए, जो की के नाम है वो कॉलम के नाम हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो हमने सीरीज़ दी है ना, तो पहली सीरीज़ की वैल्यू जो है वो पहली कॉलम की वैल्यू के रूप में आ जाएगी है ना। सीरीज़ जो पहली थी क्या थी मेरी, स्टूडेंट नाम की, इसका जो पहला डेटा था वो पहली कॉलम का डेटा हो जाएगा। उसी तरह से जो दूसरा डेटा था वो उसी कॉलम के लिए दूसरा डेटा हो जाएगा है ना। उसी कॉलम के लिए क्यों, क्योंकि ये जो हम स्टूडेंट नाम की सीरीज़ बनाई थी वो किसको प्रोवाइड कर रहा है, नेम्स को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से दूसरी वाली कॉलम की बात करें तो उसका नाम क्या होगा, मार्क्स, और इसकी वैल्यू में मैंने क्या दिया है, रिजल्ट वाली सीरीज़। तो रिजल्ट वाली सीरीज़ की जो वैल्यूज़ हैं 98 और 95, तो 98 पहले वैल्यू सेट हो जाएगी और 95 दूसरी वैल्यू सेट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये। तो यहाँ इस वीडियो में हमने देखा कि डेटा फ्रेम्स हम कितने तरीके से बना सकते हैं। यदि आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।